हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या प्रश्न है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? ऑप्शन ए है भूमि की भराई, बी है कंपोस्ट, सी है कृमियों से खाद बनाना, डी है भस्म करना यानी कि जलाना। जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? जब उनको हम जला देते हैं। जलाने पर क्या होता है? धुआं उठता है और धुआं वायु में मिल जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। डी इसका सही जवाब है भस्म करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में स्पेस का कारण होगा। ऑप्शन ए है पुनर्वास, बी है स्थानांतरण, सी है देश प्रत्यावर्तन और डी है पुनः स्थापन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं और लंबे समय से वहाँ पर बाढ़ से प्रभावित है, तो वहाँ पर जो जनसंख्या होगी, जो अधिवास होगा, वहाँ से लोग स्थानांतरण कर जाएंगे। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है टैपियोका का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है मूली, बी है कप्पा, सी है अदरक, डी है शकरकंदी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? ऑप्शन ए सोमजैन, बी है लिंग हुफेन, सी है मापू टोफू और डी है सुशी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग हु फेम। जो लिंग हु फेम है ये कहाँ का प्रसिद्ध डिश है? हांगकांग का है। और ये सांप का सूप होता है। जो सांप होता है उसका सूप होता है। ये वहाँ का लोकप्रिय डिश है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शन ए है तिकोने आकार की चोंच, बी है सीधी और पतली चोंच, सी है हुक जैसी चोंच और डी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हुक जैसी चोंच मांस को खाने और काटने में काम आती है। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? यानी कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जो जल्दी से तैयार हो जाएगा? ऑप्शन ए कि अंडे का सैंडविच, बी है कस्टर्ड, सी है डोसा, डी है भेलपुरी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भेलपुरी है इसमें क्या होता है? चूरा, लैया और बहुत सारी प्रकार की नमकीन, मसाले, नींबू होता है। ये 1-2 मिनट के अंदर बन जाता है। तो सबसे जो जल्दी व्यंजन तैयार होगा खाने वाला भेलपुरी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटचित्र क्या होता है? पट मीन्स होता है कपड़ा और चित्र मतलब चित्र बनाना। जो कपड़ा होता है उस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे पटचित्र कहते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध आर्ट है? उड़ीसा का है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है मिजोरम, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप। यहाँ पर ये पूर्वोत्तर राज्य है।
ये इतना जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, बीच में असम है और यहाँ मेघालय है। ये 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य। इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। यहाँ पर जो स्थानांतरित खेती होती है, क्या जो स्थानांतरित खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि करते कौन है? यहाँ जो वन में समुदाय रहते हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं वन में रहते हैं, वो जहाँ पर बसते हैं वहाँ के वनों को काट कर जलाकर फिर वहाँ की भूमि पर खेती करते हैं। जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और यहाँ पर बसते हैं, यहाँ के वनों को काट कर जलाते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर यहाँ की जब उर्वरता समाप्त हो जाती है फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ये खेती करते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है जो पूर्वोत्तर राज्यों में से झूम कृषि कहते हैं। बी इसका सही जवाब है मिजोरम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं, यानी कि फसल काटने पर दक्षिण भारत में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ऑप्शन है पोंगल, बी है उगादि, सी है बिहू। देखिए जो बिहू है ये फसल काटने का त्यौहार तो है, मनाया जाता है फसल काटने पर, लेकिन ये असम राज्य का है और असम राज्य दक्षिण भारत में नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी पे चलते हैं। बी में है ओणम, पोंगल, बिहू। अब देखिए बिहू दूसरे में भी है, ये बिहू है तो इसलिए बी भी गलत हो जाएगा, असम का है। सी है कि ओणम, पोंगल, उगादि और बीसू। डी है कि ओणम, बिहू। देखिए चौथे ऑप्शन में भी बिहू है इसलिए चौथा ऑप्शन में भी एलिमिनेट हो गया। और कौन सा ऑप्शन बचा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है जो फसल काटने पर मनाया जाता है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उगादि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बीसू कहाँ का है? ये केरल और कर्नाटक का है, 2 राज्यों का। तो ये जो त्यौहार हैं सी वाले ये दक्षिणी भारत के हैं और फसल काटने पर मनाए जाते हैं। यही इसी को पूछ रहा था, तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बनती है, किससे बनती है? घास और पत्थरों से बनती है। बी है बांस और पत्थरों से बनती है। सी गाय के गोबर से बनती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। डी है मिट्टी और पत्थरों से बनती है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। ये वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये वर्ली आर्ट बनाती है। कहाँ पर बनाती है? जो इनके पूजा घर होते हैं और जो घर होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, गाय के गोबर और मिट्टी से उसकी जो फर्श होती है और जो दीवार होती है, तो घर के फर्श और दीवारों पर नर नारी वृक्ष पशु पक्षी के सुंदर चित्र बनाते हैं ये लोग। तो ये सी इसका सही उत्तर है। सी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है। अब सबसे पहले हम इसमें मैप बना लेते हैं, हमें कर्क रेखा के बारे में बताना है। तो ये बन गया अपने भारत का मैप। अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरफ यानी कि बाएं हाथ तरफ पश्चिम है और दाहिनी हाथ तरफ क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्य को देखेंगे तो यहाँ पर है सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात से जाती है पहला राज्य। फिर दूसरा हो गया राजस्थान से थोड़ा सीमा टच करती है। फिर इसके बाद हो गया तीसरा राज्य मध्य प्रदेश। फिर चौथा हो गया छत्तीसगढ़। फिर पांचवा हो गया क्या है? झारखंड। फिर है झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है त्रिपुरा और 8वां राज्य है यहाँ पर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसमें कहीं आया नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। देखिए सी में भी उत्तर प्रदेश है, सी भी गलत हो जाएगा। और डी में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये दोनों दक्षिण में है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ये 3 राज्य हैं 8 राज्यों में से जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो राज्य हैं इसके लिए जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 20 का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। यहाँ पर अजय वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति होगी? अब सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। तो ये है अपना भारत का मैप, ये है भारत का मैप। अब यहाँ पर क्या है? भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत के मध्य में है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक राज्य पड़ता है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। तो यहाँ पर गंगटोक है। और फिर पूछ रहा है, गंगटोक हो गया, फिर पूछ रहा है पुदुचेरी। अब पुदुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में पुदुचेरी यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर पुदुचेरी है। यहाँ पर भोपाल, यहाँ पर गंगटोक और यहाँ पर पुदुचेरी। अब कह रहा है कि जहाँ पर अजय है, अजय कहाँ है? भोपाल में है, वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति क्या होगी? हमें भोपाल से बताना है गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति। तो भोपाल पर जहाँ से हमें बताना होगा वहाँ पर प्लस का चिन्ह बना लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाते हैं, तो प्लस का चिन्ह बन गया। अब देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ साउथ यानी कि दक्षिण है, दाहिने तरफ ईस्ट है यानी कि पूरब है, बाईं तरफ क्या है? वेस्ट है यानी कि पश्चिम है। अब ये देखिए, ये कौन सी दिशा में है? यहाँ पर गंगटोक है और यहाँ पर क्या है? पुदुचेरी है। तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तर और पूर्व। तो क्या हो गया? नॉर्थ और ईस्ट। ये यहाँ पर क्या है? गंगटोक है। ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, यानी कि जो भोपाल से पुदुचेरी है ये पूर्व और दक्षिण दिशा में है। तो साउथ और ईस्ट दिशा में हो गया, यानी कि उत्तर और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। किस ऑप्शन में है? पहला में उत्तर पश्चिम, गलत। उत्तर पश्चिम, गलत। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, सही। यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चे कौन होते हैं? जो कम सुन पाते हैं। बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। किस विधि से ऑनलाइन रूपांतरण करना चाहिए और क्या क्या व्यवस्थाएं देनी चाहिए? ये कह रहा है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता करनी चाहिए। तो ये कथन सही है। जो विशेष शिक्षक होते हैं, जैसे जो जो श्रवण बाधित है यानी कि कम सुन पाता है, तो उसे आवाज़ के माध्यम से नहीं, जो है इसमें दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो देखने से जो बच्चा सीखता है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ पर विशेष शिक्षक की बात की गई है, जैसे मान लिया जाए हमने एक सांकेतिक शिक्षक को लाया, वो संकेत के माध्यम से हाथ के इशारों से बताता है कि कैसे क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे क्या पढ़ा जाता है। तो इससे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि सुन नहीं पाता लेकिन देख तो लेता है, तो देखने से सीख जाएगा। तो ये कथन सही है। बी है, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन किया जाए। बिल्कुल बात सही है। जो ऑफलाइन कक्षा होगी वहाँ पर टीचर जो है अपने भाव भंगिमा से, मुखार बिंदु से और अपने व्यवहार से जो है आई कांटेक्ट होगा तो पढ़ लेगा बच्चा। सी में है कि उपशीर्षक के साथ साथ अनुशीर्षक को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। तो सी भी सही है कि अधिक से अधिक उसमें चित्र गबड़े जाएं, अधिक से अधिक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो सी भी सही है। डी में कि अधिक दृश्य का प्रयोग करना, यानी कि अधिक चित्रों का प्रयोग करना। तो ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी सही है। यानी कि ये बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन नहीं आया है तो इसलिए ए बी सी डी इसके चारों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे क्या? ऑप्शन है कि रचनात्मक आकलन उपकरणों का, बी है योगात्मक आकलन उपकरणों का, सी है स्व आकलन उपकरणों का और डी है रचनात्मक योगात्मक आकलन उपकरणों का। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट टूल्स यानी कि स्व आकलन उपकरणों का प्रयोग करेगा। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस की अध्यापक है जिसने अंकुरण विधि को समझाना है, विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? ऑप्शन है कि चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बी में है कि बीज का गमले में लगाना, सी कह रहा कि मूंग से अंकुर को निकालते हुए देखना और डी है कि वीडियो क्लिप दिखाना। इसमें से सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई भी बच्चा है या व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव विधि से सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रत्यक्ष अनुभव विधि कब लागू होगा? जब बच्चा आंखों से उस चीज़ को देखेगा, वहाँ उस वातावरण में उपस्थित होकर। तो मुंह से अंकुर को निकलते हुए देखना या कि मतलब बच्चा वहाँ खड़ा होकर देख रहा है कि मुंह से अंकुर निकल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष अनुभव विधि होगी। इस ऑप्शन से बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया है। जैसे विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं, वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने के लिए कोशिश कर रहा है? ऑप्शन है कि हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, बी है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, सी है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक और प्रादेशिक अवरोध नहीं है और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ईवीएस की शिक्षिका है जिसने एनसीईआरटी के पाठ 2 में फुलवारी को पढ़ाना है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन ए में कि भारत का मानचित्र, बी है मधुबनी चित्रकला, सी है विभिन्न स्थानीय फूल, डी है कार्यपत्रक। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी सही, यानी कि ये भी सही है, भारत का मानचित्र प्रयोग करेगी फुलवारी पढ़ाने के लिए, बी है मधुबनी चित्रकला वहाँ के बारे में बताएगी, सी है कि विभिन्न स्थानीय फूल इसके बारे में भी बताएगी और डी है कार्यपत्रक। तो ए बी सी डी सभी सही उत्तर है। ए बी सी डी ये ऑप्शन में सही, इसलिए ये इसका जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? ऑप्शन ए कि वाद विवाद करवाना, बी है समाचार पत्र की क्लिप दिखाना और सी है पोस्टर प्रस्तुति, डी है नारे लिखना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है कि जो अनधिकार शिकार हो रहे हैं उनके लिए संवेदनशील बनाना है, जो प्रभावकारी हो बच्चों के लिए ऐसा उनके व्यवहार में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि समाचार पत्र की जो क्लिपिंग दिखाना है उसमें बहुत सारे घटनाएं सम्मिलित होती हैं, तो इससे ज़्यादा बच्चा ज़्यादा प्रभावित होगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है किस पर? रूढ़िवादी छवि पर। क्या है? ऑप्शन है कि सामाजिक मीडिया, बी है नुक्कड़ नाटक, सी है समाचार पत्र, डी है रेडियो। नहीं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रूढ़िवादी छवि पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील बना सकती है लोगों को या बच्चे को? तो ऑप्शन बी में है कि नुक्कड़ नाटक। ये इसमें क्या है, देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, नुक्कड़ नाटक में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। नुक्कड़ नाटक मतलब कि सामने नुक्कड़ नाटक हो रहा है, बच्चा या लोग देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा संवेदनशील यहीं से होगा, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। ठीक, छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने
दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है बच्चों में? ऑप्शन ये है कि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो बता रहा है कब क्या होगा, किसमें फूल आएंगे, तो ये इसका सही उत्तर है। बी में है कि छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी सही है, इससे जिज्ञासुता का भी अनुभव करने के लिए टीचर ऐसा काम दे रहा है। सी है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे, इसका कोई मतलब नहीं है। और डी में फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, आनंद की बात नहीं, इसमें ये और बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये भी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर, जो ट्रैफिक स्थल है या चौराहा है उस पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की है, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहेगी? ऑप्शन ए कि वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी है तो जहाँ पर ट्रैफिक होता है लोग जाते हैं, ट्रैफिक में लगे रहते हैं लेकिन वाहन को बंद नहीं करते हैं और ऐसे गाड़ी चलती रहती है, तो बच्चे को शिक्षिका क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन ए में कि वायु और ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल फालतू में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, इसे सिखाना चाहती है। बी है कि अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने से समाप्त हो जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल और कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है, एक बार उपयोग कर लिया समाप्त हो गए। तो ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए, फालतू में इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सी है कि तो ये भी सिखाना चाहती है। सी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, बिल्कुल कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। डी है कि सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही, ये भी बात सही है। तो ए बी सी डी, इसमें सभी बातें सही हैं। ए बी सी डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में है, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक शिक्षिका है जिन्होंने अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे कि वह अपने घरों को पर्वों दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में कि छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, बिल्कुल कथन सही है, इसीलिए ऐसा वो कर रही है, बता रही है बच्चों को। बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, बी भी सही है। सी है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, तो ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ए बी सी इसका सही जवाब है, तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? ऑप्शन में है दृष्टांत अभिलेख, बी है पेपर पेंसिल परीक्षण, सी है कार्यपत्रक और डी है कर्म निर्धारण मापनी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये दृष्टांत अभिलेख, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। इसमें 3 वाक्य दिए हुए हैं, 1 2 3। इन तीनों वाक्यों में यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, उन्हें भरना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि के साथ, के लिए, से, बी में है के बारे में, के माध्यम से, के लिए, सी में है मध्य, के लिए, के साथ, डी में है के लिए, मध्य और से। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? अब देखिए यहाँ पर कैसे सही बैठेगा। पर्यावरण के बारे में अधिगम, यानी कि पर्यावरण के बारे में अधिगम, ये पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है कि पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, तो ये भी बैठ गया। तीसरा दिया हुआ है कि पर्यावरण के लिए अधिगम, हाँ मतलब पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बी सही बैठता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास ओवर हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने उत्तर अंत में सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।